हम लोगों ने बलबन तक बात की थी ना, बलबन तक चर्चा हो गई थी। वो कुछ किले के निर्माण की योजना वोजना पे बात हो गई थी, राजत्व के सिद्धांत पे चर्चा हो गई थी। ठीक है, जिल्ले इलाही, नियामत खुदाई, ठीक है, बात हो गई थी। लौह और रक्त की नीति मैंने बात कर ली थी। ठीक है, अफरासियाब वंश की बात हो गई थी। इलबरी, द्वितीय इलबरी शासक की बात हो गई थी। तो ऐसी काफ़ी चर्चाएं थी, हम लोगों ने बलबन के बारे में की थी। अगर हम बलबन के बारे में कहें तो वह निश्चित तौर पर मंगोलों को कुछ देर तक रोक पाया, रुकावट डाल पाया। लेकिन बलबन के शासक को निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बलबन के शासन ने अलाउद्दीन खिलजी को मार्गदर्शन दे दिया था, या हम कहें खिलजी वंश के लिए एक बूंद साबित हुआ। क्योंकि जो किलों का निर्माण बलबन ने करवाया था, अब उसी पर अगर खिलजी वंश थोड़ा और मजबूत करवा देगा और सेना लगा देगा, स्थायी सेना बना देगा, तो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा हो पाएगी। समझ पा रहे हैं? तो एक तरीके से ये सब चर्चाएं हमारी आपकी कल हुई थी। आज हमारी चर्चा जो आपसे है वो है किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, और हाँ, खिलजी वंश की जब चर्चा हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात की बात करते हैं कि बलबन की जब डेथ होती है तो बलबन ने कै खुसरो को अधिकारी बनाने की बात की थी, लेकिन ये लोग षड्यंत्र करके कैकोबाद को बना देते हैं। फिर कैकोबाद के बाद उसके बेटे 3 वर्ष के क्यूमर्स को बनाया जाता है। तो इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि बलबन का अंतिम व्यक्ति कौन है, तो वो 3 वर्ष वाला व्यक्ति बना ही है तो कौन सा काम कर पाता है। तो अगर क्यूमर्स रहे तो क्यूमर्स लगा दीजिएगा, और नहीं तो कैकोबाद अंतिम शासक रहेंगे। ठीक है, अब जब इसके बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है, मतलब इसको थोड़ा सा अगर और हम आपको समझाएं तो कहानी यह हुई कि जब कैकोबाद शासक बना तो कैकोबाद को लोग कठपुतली नवाब बना लेते हैं, कैकोबाद को विलासिता में फंसा देते हैं, और कैकोबाद कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर निकल उठता है। तो यह जानकारी जब उसके पिता बुगरा खां को होती है तो बुगरा खां जो है वो कैकोबाद को समझाने के लिए दिल्ली आते हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि बुगरा खां दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आए थे, और कुछ लोग का कहना है कि वो दिल्ली पर इसलिए आए थे ताकि समझा सके। तो वो आते हैं और कैकोबाद को समझाते हैं। कहा जाता है कि कैकोबाद जो है वो मान भी जाता है, लेकिन कुछ दिन तक, जब तक जो है हाँ पिताजी रहते हैं या उनके बातें याद रहती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे वो फिर से अपने कार्यों में व्यस्त होता है तो वो उसे भूल जाता है। ठीक है, और यहां तक कि जब उसने थोड़ा सा अमल किया अपने शासन पर, तो उसने नॉन तुर्क को, मतलब गैर तुर्क को कहीं ना कहीं अपने सत्ता में लाने का प्रयास किया। गैर तुर्क को सत्ता में लाने का प्रयास ये है कि तुर्कों की शक्ति को कमजोर करना। आप जरा सा ध्यान दे रहे होंगे तो तुर्कों को मजबूत कर दिया था इल्तुतमिश ने, इतना मजबूत कि वो लोग समस्या बन रहे थे राजा के लिए। तो धीरे धीरे, चाहे हम रजिया की बात करें ना, या उसके बाद के शासकों की बात करें, हम जब जब इन बातों पे चर्चा, हाँ जी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल 2 मिनट हम आते हैं, 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए। तो कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नॉन तुर्क की पोजीशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं कैकोबाद के द्वारा। उसके पीछे रीजन भी है कि इल्तुतमिश ने इतना ज़्यादा तुर्कों को मजबूत कर दिया था कि उसके बाद तुर्क गले की फांस बनने लगे थे साम्राज्य के लिए और राजाओं के लिए। आप स्थिति को खुद ही समझ सकते हैं कि बलबन का राजा बनना एक तरीके से तुर्क वर्चस्व ही है। बलबन का शासक बनना तुर्क वर्चस्व ही तो है, ठीक है ना। वो राजा खुद ही कह देता है कि लो भैया सारा तुम संभाल लो, बस हमको मारो मत। महमूद याद है, नसीरुद्दीन महमूद। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि तुर्क की ताकत को कम करने का प्रयास लगातार हो रहा है, और जब इस शासक ने भी किया तो इसने जो है खिलजियों को अपने
शासक वर्ग में शामिल किया। खिलजी को गैर तुर्क माना जाता है, हालांकि ये आए उसी जगह से हैं, लेकिन क्योंकि ये ईरान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में रहते थे, बाद में वहाँ से शिफ्ट हुए दूसरी जगह, तो इन्हें पूरी तरह से तुर्क लोग मानते नहीं हैं श्रेष्ठता के आधार पर। तो खिलजी के लोगों को ला करके वो कहीं ना कहीं नियुक्ति स्टार्ट कर दी और जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया गया और उसे बुलंदशहर का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई और उसे आरिज मुमालिक बनाया गया। आरिज मुमालिक मतलब समझ रहे हैं, आरिज मतलब वो क्या कहते हैं, सैन्य विभाग, और उसका अधिकारी। तो जब गैर तुर्कों को शामिल करने के पीछे कारण क्या है? तुर्कों की ताकत को चैलेंज करना, समझ रहे हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया गया, उसे बुलंदशहर का राज्यपाल बनाया गया और आरिज मुमालिक नियुक्त किया गया, शाइस्ता खां की उपाधि भी दी, ठीक है ना। और इस नियुक्ति से कहीं ना कहीं जो तुर्क सरदार थे वो असंतुष्ट हो गए। तुर्क सरदार इतने असंतुष्ट हो गए कि वो खिलजी और गैर तुर्कों को मारने की योजना बनाने लगे कि काम करो, इन सारे लोगों को मारो, तभी हमारा यहाँ पूरी तरह से शासन होगा, और नहीं तो बात बनेगी नहीं। और जब यह काम होने वाला था तो जो दो दल हैं, एक गैर तुर्क वाले हैं, एक तुर्क वाले हैं, तो गैर तुर्क का जो नेता है वो जलालुद्दीन खिलजी हो चुका है। तो प्रमुख पहला नंबर जलालुद्दीन खिलजी का ही है मारने में, कि इसको मार दिया जाए और धीरे धीरे जो है फिर से चीज़ों को कब्जे में लिया जाए। लेकिन यह खबर जो है जलालुद्दीन खिलजी को लग जाती है और जलालुद्दीन खिलजी पहले ही आक्रमण कर देता है और वह अपनी ताकत मजबूत कर लेता है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करनी कि प्रथम पक्ष कौन था, दूसरा पक्ष कौन था, किसने क्या कहा, तब कौन गुस्सा होकर मारा, नहीं। अभी बस एक स्टोरी कनेक्ट ये करनी है कि तुर्क राज्य में गैर तुर्कों की नियुक्ति इसलिए हो रही है ताकि तुर्कों को चैलेंज किया जा सके, और निश्चित तौर पर किसी की ताकत जाती हुई दिखेगी तो उसे बुरा लगेगा। तुर्कों को लगा कि ये गैर तुर्कों की नियुक्ति, विशेष तौर पर जलालुद्दीन खिलजी को आरिज मुमालिक बनाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती है और धीरे धीरे ये ताकतवर होता चला जा रहा है, तो कल सत्ता हमारे हाथ से जा सकती है। इसीलिए उस पर जब आक्रमण की बात हुई तो भैया उन्होंने पहले ही, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो एक्टिव हो गया और उसने जो है आक्रमण कर अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी जब उसको मार देता है तो जलालुद्दीन खिलजी एक व्यक्ति क्यूमर्स को सत्ता पर बिठाकर और क्यूमर्स का अंगरक्षक बन जाता है। कहा जाता है कि कुछ दिन तक क्यूमर्स के साथ रहता है, फिर क्यूमर्स की हत्या कर देता है और स्वयं एक नए साम्राज्य की नींव डाल देता है, जिसे खिलजी साम्राज्य या जलालुद्दीन खिलजी से कहते हुए खिलजी साम्राज्य। या हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है कि बलबन के बाद उत्तराधिकारों के युद्ध में अंततः एक अफगानिस्तान का व्यक्ति, खिलजी वंश का जलालुद्दीन शासक अंतिम व्यक्ति को मार करके एक नए साम्राज्य की नींव डाल देता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, खिलजी साम्राज्य, ठीक है। अब इसमें जब कभी कोई प्रश्न पूछेगा कैकुबाद कौन था, क्यूमर्स कौन था, कितने वर्ष में बना, ठीक है ना, तो हम इस पर चर्चाएं करेंगे। वहां पे ऑप्शन को देखते हुए आप उत्तर कर लेंगे। इतने डिटेल में तभी आपको जानकारी की आवश्यकता होगी व्हेन यू हैव टू राइट डाउन एनीथिंग, जब आपको कभी लिखने की आवश्यकता होगी। और मैं फिर कहता हूँ कि लिखते समय भी इतने डिटेल्स और फैक्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पूरी कनेक्टिविटी बनी है कि बलबन के बाद उनके उत्तराधिकारी कमजोर, ठीक है, कैखुसरो, उसको हटा दिया गया, क्यूमर्स क्या कहते हैं, कैकुबाद लाए गए, कैकुबाद के बाद क्यूमर्स लाए गए, बुगरा खां कौन थे आपको पता ही था, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी विजयी हुए, उन्होंने अंतिम व्यक्ति को मार करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगर खिलजी के बारे में कहा जाए तो ये 30 वर्षों तक शासन करने वाला एक राज्य है, साम्राज्य है। 30 वर्षों तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, ठीक है, और खुसरो शाह, ये करके 4 लोग शासन करते हैं। बिल्कुल नहीं याद रखना है कितने लोग, 30 वर्ष याद कर सको तो कर लो। ये 30 वर्ष तक जो है इनका शासन चलता है। इस 30 वर्षों में बड़ी
बड़ी बातें परिवर्तित होती हैं और इसी वजह से खिलजी वंश एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर हम बोले तो खिलजी के राज्य पर बैठने को कुछ ऐसे वो हैं विद्वान जो क्रांति मानते हैं। खिलजी वंश जैसे अभी तक बलबन बन गए, ये कोई क्रांति नहीं थी। इल्तुतमिश के बाद कोई बन गया, वो क्रांति नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कोई बन गया, वो क्रांति नहीं थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का जो गैर तुर्क है और वो शुरुआत करेगा एक नए वंश की, तो इसको लोग क्रांति मानते हैं। सबसे पहली बात, क्रांति को समझने की कोशिश करिए। क्रांति हम उसे बोलते हैं जिससे कुछ परिवर्तन हुआ हो। क्रांति इज समथिंग दैट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन चेंज इन कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ भी ऐसा हो। क्रांति नाम का शब्द, जैसे हम 1857 की क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदला ना। लेकिन बहुत सारे आंदोलन को क्रांति का नाम नहीं दिया जा सकता। कई लोग इस बात पे भी चर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति नहीं है, ये छोटा विद्रोह है। विद्रोह अलग बात होती है और क्रांति हमेशा परिवर्तन के साथ आती है। तो ऐसे विद्रोह जो परिवर्तन को साथ में लेके आए, उन्हें हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, समथिंग विच हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट इन चेंजिंग समथिंग। कोई भी कस्टम हो वो बदले, तौर तरीका बदले, कृषि करने का ही तरीका बदले। क्रांति में हमेशा परिवर्तन छिपा होता है। और जरा सा सोच के देखिए कि दिल्ली सल्तनत पर अभी तक बैठने वाले लोग तुर्क हैं। कौन है? और पहली बार जिसे तुर्क नहीं समझा जाता है वो बैठने जा रहा है, तो क्या लोग स्वीकार करेंगे? नहीं। बलबन को तो स्वीकार कर ले गए। उसने बताया कि हमारे पूर्वज, हाँ फरासी आप लोग के हैं, हम तुर्क ही हैं। और उसने राजत्व का सिद्धांत इतना आडंबर क्रिएट कर दिया कि चलो लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो गए। लेकिन खिलजी का शासन पर आना ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो कौन है? गैर तुर्क है। अमीर जितने भी हैं ना, सब इससे घृणा करते हैं कि तुम कैसे शासक बन सकते हो। दूसरी बात, खिलजी जब आया तो खिलजी ने एक नए ही सिद्धांत दे दिए। इल्तुतमिश ने कुछ और कहा, बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया और इसके राजत्व का सिद्धांत अलग ही है। समझते हैं? इसके राजत्व का सिद्धांत कहता है कि सर्वसाधारण भी अगर योग्य है तो सत्ता पे जा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में यह कहा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति एकाधिकार कर सकता है जिसे गद्दी को अपने हाथ में रखने की शक्ति और योग्यता हो। कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है, इसमें वंशज का होना कोई जरूरी नहीं कि हम उनके वंशज हैं इसीलिए राजा बनेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसमें यह क्षमता हो कि वह शासन चला सके, अपनी राज्य की सुरक्षा कर सके, वह जो है राजा बन सकता है। जनता को मनाने का एक प्रयास है उसका, ताकि जनता उस पुरानी मानसिकता से बाहर आए जो सोचती थी कि शासक वही बनेगा जो कुलीन वर्ग का होगा, मतलब तुर्क का होगा। बात समझ नहीं तो जनता क्या इनको स्वीकार करेगी? नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुर्क ही साम्राज्य में होंगे, भारतीय भी उच्च पद पर जा सकते हैं। तो देखिए, तुर्कों की पूरी मदद तो वो जलालुद्दीन खिलजी को कभी न मिलती, तो उसने बगल का अपना एक पिलर और मजबूत करना चाहा। उसने अपनी प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त किया। तो एटलीस्ट मानो कि एक को तो हम धीरे धीरे मना ही रहे हैं योग्यता का नाम लेकर के। कुछ ये बलबन की रिस्पेक्ट भी दिखा देंगे। एक्चुअली ये जब दिल्ली की सत्ता पर जाते हैं तो ये उस गद्दी पर नहीं बैठते हैं, ये कहते हुए कि हम जो है बलबन के दास हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके सम्राट पर नहीं। तो कुछ तुर्क इनसे खुश भी हो जाते हैं, सब कहानी से बड़ा बड़ा बात जब बताते हैं तो उनको लगता है कि जब उसकी इज्जत कर रहा है तो आदमी ठीक है होगा। तो धीरे धीरे उनको मना रहे हैं। लेकिन जो गैर तुर्क मतलब भारतीय हैं, उनको अपने शासन में शामिल कर लेना, एक पिलर को मजबूत कर लेना है ना, तो एक तरीके से इतना सब कुछ बेहतर करना और धर्म को राजनीति से अलग कर देना।
धर्म को राजनीति से अलग करना। अभी तक लोग धर्म को राजनीति से जोड़े रखते थे कि तुम तुर्क होगे तभी हमारे शासन पद्धति में शामिल होगे। अब ये तुर्क हो चाहे नहीं तुर्क हो, गैर तुर्क हो, भारतीय हो, आप उच्च पद पर जा सकते हो। तो इसने धर्म और राजनीति को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो धीरे धीरे देखो, जब जब परिवर्तन होता है तो स्वीकृति धीरे धीरे होती है। जैसे अगर मान लीजिए ये एकदम बलबन ही बनना चाहते तो लोग ना स्वीकार करते, क्योंकि बलबन के जिसके मन में बलबन के प्रति श्रद्धा है, फिर वो बलबन जैसा किसी को स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है, जैसे दिल्ली देख लो, केजरीवाल जी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया, तब तो लोगों ने स्वीकार किया। ये कहीं पर भी मानिए, जहां पर एक नया कोई कॉन्सेप्ट आता है तो लोग कहते हैं इसे भी ट्राई करके देख लेते। तो इसने अपने राजत्व के सिद्धांत तक को परिवर्तित किया। इसने कहा कोई भी व्यक्ति जो योग्य है वो चाहे साधारण वर्ग का क्यों ही ना हो, शाही रक्त होना जरूरी नहीं है, शाही रक्त योग्य होगा ऐसी कोई जरूरत नहीं, मतलब निश्चितता नहीं है। तो इन्होंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने कहा धर्म को राजनीति से पृथक करो, कुलीनता के सिद्धांत को क्या कहते हैं, महत्व दो, जो कौन हो मतलब योग्य हो, ना कि वर्ग के, मतलब ऐसा नहीं कि उसका वंशज है तभी महान होगा, जो व्यक्ति महान है वो राजा बनेगा। ये सब दे करके, और उन्होंने ये सब जो किया, इसके माध्यम से कुछ लोग कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति है उनका नाम है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब नाम के एक व्यक्ति है, उनका कहना है कि खिलजी वंश एक क्रांति के रूप में स्थापित हुआ। क्रांति मतलब दैट हैज अ चेंज। क्रांति जब जब चर्चा हो, एक ऐसा विद्रोह जिससे कुछ परिवर्तन हुए हो, उन्हें हम क्रांति का नाम देते हैं। अरे भाई, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वहां सत्ता बदली थी कि नहीं बदली थी? तो जहां परिवर्तन होता है हम उसे क्रांति का नाम दे सकते हैं। तो कई बार खिलजी क्रांति के नाम से ये टर्म आता है। तो उसमें यही बात है कि खिलजी क्रांति एक तरह से गैर तुर्क की स्थापना होना है, राजत्व के सिद्धांत में परिवर्तन है, धर्म का राजनीति से विच्छेद है, अलगाव होना है। ठीक है, oh my God, बचा है। अगर हम लोग फिरोज शाह के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन फिरोज शाह राजा बने तो वो बूढ़े शासक हैं, 70 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। देखो, आयु खुद ही उदारता का जन्मदाता है। कई एक बार, अगर वो ज्यादातर ऐसा होता है नेचुरली, कि शुरुआत में अगर व्यक्ति थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ों को ज्यादा महत्व दे भी रहा है, तो आयु के साथ जब वृद्ध होने लगता है तो उसे पता है कि हमारी क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, तो एक काम करो, सभी को मिला के चलो, मानेंगे? तो ये 70 साल में शासक बने हैं। तो 70 साल में शासक बने हैं तो क्रांति करना चाहेंगे या सबको मिला कर चलना चाहेंगे? हाँ, ये पहले ऐसे शासक हैं जो सबको संतुष्ट रखना चाहते हैं, सबको। यहाँ की बलबन के भतीजे हैं, एक छज्जू करके उनका नाम है, मलिक छज्जू। तो ये उसको भी मनाते हैं कि लोग तुम एक काम करो, तुम गढ़ी मानिकपुर चले जाओ, तुम वहां पे जो है सूबेदार बन जाओ, टेंशन मत लो, कि तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, एकदम परेशान मत करो हमको भी, ना तो रहो। तो ये सबको खुश करना चाहते हैं। और जीवन में अगर आप सबको खुश करने के पीछे भागे तो आप खुश कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। और वही इनके साथ होगा। मलिक छज्जू विरोध कर जाएंगे, और मलिक छज्जू जब विरोध कर जाएंगे तो मलिक छज्जू को दबाने के लिए ये अपने भतीजे को भेजेंगे। अली गुरसफ उनका नाम है ना, जो आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो अली गुरसफ को भेजा जाता है, अली गुरसफ वहां जाते हैं और मलिक छज्जू को पकड़ के ले आते हैं। हालांकि मलिक छज्जू दरबार में आता है तो जलालुद्दीन खिलजी फिर माफ कर देते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फले जगह चले जाओ, वहां का सूबेदारी देख लो। समझ रहे? और अलाउद्दीन खिलजी यहीं से रोल में आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इनका भतीजा है और इनका दामाद भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिन प्रतिदिन जो है वो ऐसे लड़ाइयां लड़ते जा रहा है, बस ये राजा का आदेश लेता था और आक्रमण कर देता था। रणथंबोर पर आक्रमण हो, वारंगल का आक्रमण हो, ऐसे मतलब कई आक्रमण ये लगातार करते चला गया। मतलब गुजरात जीता ना। गुजरात के एक शासक थे उस समय, हमीर हमीर देव करके थे। जब वहां पर
लड़ाई ये लड़ेंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा होगी। अभी हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा फोकस हम लोग जलालुद्दीन पे रखते हैं, अलाउद्दीन पे नहीं जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी लगातार एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करता जा रहा था, और जब ढेर सारे विजय प्राप्त कर जा रहा था तो वो वारंगल, तेलंगाना वर्तमान समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश समझ लीजिए, इस एरिया में जाता है। तो इस एरिया में उसको एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर को ये 1000 दिनार दे करके खरीदता है, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आपने अगर पद्मावती मूवी देखी हो तो वहां पर मलिक काफूर इसके साथ रहते हैं। तो मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना, और वो जो है इसका दास बनता है। मलिक काफूर के बारे में ऐसी कहानी है कि उसको जब खरीदा गया तो उससे कहा गया कि तुम अपनी हत्या कर लो, तो वो तलवार लेकर के अपनी हत्या करने ही वाला था कि रोक दिया गया। मतलब इतना विश्वास पात्र है कि जिस राजा ने खरीदा है उस राजा के कहने पर स्वयं की हत्या भी कर सकता है। उससे एक दो लोगों को भी मरवाया, तो वो तुरंत बिना हिचक के जो है अगले को मार दिया। तो इससे बड़ा प्रसन्न होते हैं अलाउद्दीन खिलजी और उसे अपने साथ रख लेते हैं। मलिक काफूर पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अलाउद्दीन को दक्षिण में विजय करवाने में, हाँ, एक बार एक प्रश्न आया था, ऐसे भारत का मैप बना था और दिल्ली से लेकर के ऐसे नीचे तक लाइन खींची गई थी और पूछा गया था यह किसके आक्रमण को दर्शाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के आक्रमण को दर्शाता है, क्योंकि दक्षिण भारत तक केवल पांड्याज को छोड़ दिया जाए तो बाकी दक्षिण भारत में ज्यादातर लोग जो है वो उनके कब्जे में आ गए थे। पांड्याज भी आ ही जाते, लेकिन वो पांड्याज को खदेड़ रहे थे, पांड्याज बार बार भाग जा रहे थे, तो पूरे युद्ध में पांड्य के पूरे राज्य को तो लूट लिया गया, लेकिन पांड्याज ने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब किसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पांड्याज को छोड़ करके बाकी ज्यादातर जो जगह थी वहां पर। अभी हम बात करेंगे कि चीजों की बात करेंगे, मैं स्टोरी कनेक्ट कर रहा हूं थोड़ी सी। तो किसी ने अलाउद्दीन खिलजी को यह समझा दिया कि धन बहुत जरूरी चीज है, अगर धन रहेगा तभी कोई व्यक्ति राजा बन सकता है या बड़ा बन सकता है। अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के मन में बहुत लोलुभता नहीं है, लेकिन फिर भाई साहब वो जब युद्ध जीतता है तो वहां से लूटपाट प्रारंभ कर देता है और उसे फिर मजा आने लगती है। और लूटपाट प्रारंभ करके जब उसे मजा आने लगती है और उसे बताया भी गया, इसका एक दोस्त है निजामुल मुल्क ऐसा नाम है, तो ये बड़ा अपने दोस्त की बात मानता है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय का भी योजना बना ली थी कि हम सिकंदर बनेंगे। ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था कि जैसे सिकंदर विश्व जीतने की तरफ निकला था वैसे हम भी जो है पूरा विश्व जीतेंगे। लेकिन इसके वो दोस्त जो है ना विश्वास पात्र, वो इसको मना कर देते हैं और ये अपने दोस्त और विश्वास पात्रों की बात मानते थे, तो उनके कहने पर विश्व विजय की इच्छा छोड़ देते हैं और भारत में ही जितने क्षेत्र थे उनको लूटने पर ध्यान दे देते हैं। अब ये दिन ब दिन जो है पैसा लूटने पे डट जाते हैं। इनको इतनी मजा आने लगी है कि ये बिना राजा साहब से पूछे ही देवगिरी पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके वहां से अकूत संपदा, ढेर सारा पैसा वैसा लूट करके, चूंकि अब इसका लक्ष्य ही एक है कि लूटो पैसा, तो ये लूट करके आया। ये कहानी पता लगी किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बड़े नाराज रहे, इनको फोन तक नहीं किए। इनको पता लगा कि भाई साहब नाराज हैं, तो इन्होंने राजा साहब को नहीं अपने भाई को फोन किया। इनके भाई वहीं पर रहते थे। अरे भाई ये उनके भतीजे हैं। तो इनका भाई जो था वो उन्हीं के दरबार में रहता था। भाई का नाम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, मुझे याद नहीं है। तो वो भाई जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहता है कि वो तैयार है आपको पूरी संपदा देने के लिए, लेकिन वह कह रहा है कि आप आइए तभी देंगे। वो बहुत दुखी है, अगर आप जाएंगे तो बात बनेगी, और नहीं तो एक बात और कह रहा है कि या तो हम आत्महत्या कर लेंगे और या तो बंगाल भाग जाएंगे। इमोशनल धमकी। बूढ़े होने का एक दोष है। कई एक बार आप
मतलब जैसे उदार था बहुत व्यक्ति, अब इतना उदार कि जहां पर ये बातें बता दी गई कि हम नहीं गए तो हमारा भतीजा ही जान दे देगा, इसका मतलब बहुत प्योर नेचर का है, चलो उससे मिल लेते हैं। तो जाते हैं ये लोग, उन्हीं के भाई के कहने पर कि अकेले जाओ, आप अकेले जाइए, नहीं तो वो मेरा भाई बड़ा डरा हुआ है, वो डर करके हो सकता है कि आत्महत्या कर ले। यहां तक कि जब इनके 2-3 गार्ड के साथ वो जा रहे थे तो उनके भाई ने रिक्वेस्ट करके तलवार और अस्त्र शस्त्र भी उतरवा लिए थे कि साहब इसे रख के जाइए, नहीं तो कैसे हो जाएगा। अब उनकी सेना आ रही थी पैदल रास्ते से और ये नाव के माध्यम से कड़े पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी मतलब अली गुरसब उनके पैरों में गिर पड़ा। उनको लगा ये माफी मांग रहा है, लेकिन तभी सारी सिस्टम फिट हो चुके थे। उनके कहने पर उनके 2 व्यक्ति थे, उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया। तो विश्वासघात के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक गद्दी पर बैठेगा। ये तो इसकी एक मतलब स्टोरी ऐसे सुनने लायक थी। आइए एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, इनको एक उपाधि मिली थी शाइस्ता खां की। किसकी उपाधि मिली है? शाइस्ता खां की। एक पेन लीजिए। शाइस्ता खां की इनको उपाधि मिली है, जो कि कैकूबाद ने दिया था। ये खिलजी कबीले का तुर्क था, ये अफगानिस्तान में निवास करते थे। ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे और सल्तनत में नौकरी कर ली थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है बलबन के शासनकाल में अपनी सेवा शुरू की थी, मतलब कि बलबन के शासनकाल में सैनिक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। जलालुद्दीन का जो राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, मतलब जलालुद्दीन जो राजनीति रूप से बहुत सक्रिय हुए, वो कैकूबाद के समय में हुए थे। कैकूबाद के समय में इनका उत्थान हुआ और कहीं ना कहीं जब ये अंतिम व्यक्ति क्यूमर्स का संरक्षण करके उसको मार देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तो 1290 में कैकूबाद ने जो एक महल बनवा रहे थे, वो उसका नाम था किलखरी या किलोखरी का महल। ठीक है ना? हाँ, कीलूगढ़ भी इसी को कहते हैं। तो किलोखरी के महल में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया और वहीं रहने का निश्चय किया। ठीक है। जब वह दिल्ली पहुंचा तो वह बलबन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की तथा उसके सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और अपने इमोशनल शब्दों से वहां के जितने अमीर लोग थे सबको भावुक कर दिया। उसने सोचा कि बलबन कितनी रिस्पेक्ट, जितनी हम भी नहीं कर पा रहे हैं उतनी ये कर रहा है, तो ये आदमी खराब नहीं होगा ज्यादा। तो उन्हें बलबन की गद्दी पर न बैठते हुए कहा कि तुम जानते हो कि मेरे पूर्वजों में कोई भी शासक नहीं था, मतलब मैं गरीब घर का लड़का हूं, और जिसमें राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिले। कह रहे हैं कि मुझे राजत्व का गौरव मिले, ये हमारी वंशजों से नहीं रहा है, तो हम राजत्व नहीं चाहते हैं। तो मैं कहीं से भी जो है वो बलबन के योग्य नहीं हूं, इसीलिए बलबन यहां बैठते थे और मैंने उनकी सेवा की है। तो उस शासक का भय और गौरव को हृदय में अभी तक मैंने त्यागा नहीं है। यह महल बलबन ने बनवाया था जब वह खान था और यह उसकी उसके पुत्रों एवं संबंधियों की संपत्ति है। हम यहां नहीं आएंगे, हम तो वहीं किलखरी में ही रह लेंगे। इन बातों ने वहां के दरबारियों को प्रसन्न कर दिया। वो लोग यही तो चाहते थे कि कोई व्यक्ति यहां हस्तक्षेप ना करे, लेकिन उन्हें भविष्य का क्या पता था कि कल दिल्ली भी अपनी होगी। तो तुरंत में इमोशनली उसने सब चीजों को मिलाया और वो आगे बढ़ा। उदार नीति अपनाता है, इसीलिए बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को भी मानिकपुर का सूबेदार बना दिया कि मतलब तुम भी दुखी मत रहो, सब मामला ठीक ठाक चले, वहां दरबारी संतुष्ट, यहां भतीजा संतुष्ट। ठीक है, सारी चीजें चलती रहे।
अपने भतीजे अलाउद्दीन को और अल्मास बेग को, मैं कह रहा था ना अलाउद्दीन खिलजी का भाई अल्मास बेग है, उनको भी उच्च स्थान दिया। एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास रखता था वो, कि हमारे कार्यों से एक चींटी को भी दुख ना हो। और कई लोग कहते हैं कि उसका यही सब नीति ही उसके राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी, क्योंकि राज्यों को कभी उदार नीति पर नहीं चलाया जा सकता था, उसे तलवार की धार पर चलाया जा सकता था, उसे योग्यता पर चलाया जा सकता था। हालांकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक योग्य शासक था, उसने शासन की गद्दी तलवार के दम पर ली और योग्यता के दम पर ली, लेकिन बाद में उसके द्वारा अपनाई गई उदार नीति जो है वो उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। ये इतिहासकार इस बात को मानते भी हैं। जब वो शासक बना तो 70 वर्ष का है। हाँ, जब वो शासक बना तो 70 वर्ष का है। अब 70 वर्ष का व्यक्ति बूढ़ा है। ये पहला सम्राट आपको मिलेगा पूरी दिल्ली सल्तनत में जो दुनिया के हर आदमी को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है, कि कोई इससे नाराज न रहे। अपना भतीजा भी, दूसरे का भतीजा भी, अपना आदमी भी, दूसरे आदमी भी, दरबारी भी नहीं नाराज रहे, तुर्क भी नाराज न रहे, अफगानी भी नाराज न रहे, सबको खुश करने का प्रयास कर रहा है। भैया अगर ये सबको खुश करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर सब इससे एक ना एक दिन दुखी हो जाएंगे। कहा जाता है कि जब मलिक छज्जू ने विरोध किया था और अपने नाम का खुतबा पढ़वा दिया तो उसको दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी गए, तो मलिक छज्जू को वापस लाया गया। तो सुल्तान के समक्ष जब वो पेश हुआ तो छज्जू की दशा देख करके वो द्रवित हो गया और उसे क्षमा दान देके मुल्तान भेज दिया कि तुम जाओ वहीं पर शासन करो। तो विद्रोहियों को भी वो छोड़ दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर नहीं था शासन के लिए। छज्जू से मानिकपुर छीन करके मानिकपुर का जो कड़ा मानिकपुर जो आपका है, ये ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर कड़ा मानिकपुर का देखरेख किसके हाथ में दे दिया? अपने भतीजे मतलब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में दे दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ठगों तक को दंडित नहीं करता था। ठगों को पकड़वा करके नाव में बिठा करके बंगाल की तरफ छोड़ दिया, जैसे आज सांड को छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग दयालु होते हैं, कहते इनको मारना नहीं है, तो ट्रक वक में बिठाए अपना 207 407 जो व्यवस्था हो पाई ले जाए कहीं जंगल में छोड़े आए। कहते मतलब तुमको हम मार करके पाप नहीं लेंगे, तुम इस जहाज में बैठो, चोरी करो, लेकिन बंगाल की तरफ करो। अब जरा सोच के देखिए कि राजा अगर इतना उदार हो जाए तो क्या उसकी राज सत्ता बहुत दिन तक चलने वाली है? नहीं। और फिर भी उसको खुद पता था हम 30 साल और जिएंगे, बीच में अगर किसी ने मार दिया तो अलग बात है, 70 साल के हम हो ही गए हैं, ठीक है, अब जाते जाते क्या पाप वाप करना। कुछ लोगों ने, दरबारियों ने कहा इतना उदार व्यक्ति है, इसको तो कभी भी मारा जा सकता है। देखिए वो उदार है, कायर नहीं था। कायर होता तो सत्ता नहीं आती हाथ में, लेकिन वो अशोक बन चुका है कलिंग के युद्ध के बाद वाला। तो एक मौर्य साम्राज्य जो बहुत ताकतवर था, लेकिन अशोक की धम्म की नीति अपनाने की वजह से धीरे धीरे पतन होता चला गया। अब सेना को लड़ाई नहीं लड़नी है, सब आराम से बैठे हुए हैं पीएससी की तरह ना। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पीएससी वाले जो है कार्य नहीं करते, लेकिन ज़्यादा रेस्ट करते हैं ना, नहीं तो नाराज हो जाए। तो सर उनका प्लान किया गया लोगों ने कि इसको एक सामाजिक उत्सव में मार दो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सामाजिक उत्सव में मार देने का निर्णय लिया गया दरबारियों के द्वारा। ये षड्यंत्र की खबर जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता लग गई कि हमारे लोग हमें एक उत्सव में, सामाजिक उत्सव में मारना चाहते हैं। वो गुस्सा गए, उन्हें याद आया कि हम भी योद्धा हैं, तो उन्होंने खुली चुनौती दे दी कि जिसमें भी दम है वो सामने आए और मारे। नामजद एफआईआर हो गई। नामजद एफआईआर में जब लोग डर जाते हैं तो फिर माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। बहुत आए सामने कि साहब गलती हो गई, हम उनके चक्कर में पड़ गए थे, ये वो दुनियादारी, तो उनको भी माफ़ कर दिया। बस 1 वर्ष के लिए दरबार से निकाल दिया। जबकि राजा को मारने का षड्यंत्र एक तरह से अपराध हो गया, देशद्रोह हो गया उस जगह पर, लेकिन फिर भी ये उतनी उदार थी कि उनको भी क्षमा मांगने पर छोड़ दिए, कह जाओ कोई बात नहीं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिद्दी मौला।
सिद्दी मौला कौन है? ये ईरान से आए हुए एक संत है, ठीक है ना, ईरान से आए हुए एक संत हैं। सिद्दी मौला संत होने के नाते जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक बेटा है, खान खाना, ठीक है ना, ज्येष्ठ पुत्र है जलालुद्दीन का। खान खाना सिद्दी मौला का भक्त था, भक्त है, संत है, ये सिद्दी मौला भक्त संत है, और वो जो है भक्त है। तो सिद्दी मौला पर आरोप लगाया गया कि ये दूर से आकर के राजा को मारना चाहता है। तो राजा ने उसे, सुल्तान को जब ये बात पता चली तो उसने मृत्युदंड दे दिया। दो व्यक्ति और थे, हथिया पायक और निरंजन कोतवाल, इनको मृत्युदंड दिया गया। सिद्दी मौला को हाथियों से कुचल दिया गया। ये उसके राज्य में एक संत को मारने का एक मतलब विभत्स स्वरूप दिखता है। इतना ज्यादा बुरी तरह से मारा गया कि उनका खुद का ज्येष्ठ पुत्र जो खान खाना था, उसका भक्त था, उसकी भी कुछ दिन बाद डेथ हो गई, शोक में, दुख में। तो सिद्दी मौला की कभी चर्चा हो तो आप देख सकते हैं कि मतलब सिद्दी मौला ये क्या कहते हैं, अजोधन के शेख फखरुद्दीन गंज शंकर का अनुयायी था, ईरान से आया था, ठीक है ना, और वह एक विशाल खानकाह चलाता था। खानकाह मतलब खिलाने पिलाने की एक जगह, भंडारा टाइप का, जहां पर प्रतिदिन हजारों लोग, भूखे लोग खाना खाते थे। सिद्दी मौला के प्रभाव से आकर्षित होकर अमीर अधिकारी भी खानकाह में जाने लगे, और जिससे राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। सुल्तान का पुत्र खानखाना भी सिद्दी मौला का अनुयायी बन गया। जब इसकी ताकत बहुत बढ़ने लगी तो दो हिंदू अधिकारी थे, सिद्दी मौला पर यह आरोप लगाया गया कि वो राजनीतिक षड्यंत्र करके आपको गद्दी से हटाना चाहता है। तो सिद्दी, उस दो व्यक्तियों को तो मृत्युदंड दिया ही गया, सिद्दी मौला को हाथियों से कुचल दिया गया, ठीक है। ये उसी के शासक में एक सिद्दी मौला कौन थे? ये संत थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसकी उदारता की बात करते हैं तो थोड़ी सी कुछ और बातें जानने लायक हैं कि मंगोलों का आक्रमण हुआ उलूग खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उलूग खां के नेतृत्व में। नहीं, जलालुद्दीन के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, वेरी सॉरी, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, और मंगोलों और जलालुद्दीन के बीच में एक संधि हुई। कुछ दिन बाद युद्ध नहीं करने का बात हुआ। फिर उसके बाद एक व्यक्ति ने फिर आक्रमण किया जिसका नाम है हलाकू के पुत्र उलूग ना। तो अब्दुल्ला ने आक्रमण किया, संधि हो गई, और फिर उसके बाद पुनः न युद्ध करने की बात कही। यहीं पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब्दुल्ला को जलालुद्दीन ने पुत्र कहा था। हाँ, मतलब चूंकि ये बूढ़ा है, उधर से मंगोलों का आक्रमण होता है, मंगोल पराजित होते हैं, तो मंगोल के शासक अब्दुल्ला को जलालुद्दीन ने पुत्र कहा। तो वो व्यक्ति वापस चला गया और मंगोलों ने कहा कि हम पुनः युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन मंगोलों के ही लोग बाद में कुछ साल बाद उलूग खां के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं, ठीक है। और जब ये पुनः आक्रमण किया तो ये लोग पराजित भी हुए, लेकिन इन्होंने भारत में रहने का निर्णय भी कर लिया। तो उलूग खां एक तरह से मंगोल है, और वह अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है और भारत में ही रहने का निर्णय लेता है। जलालुद्दीन फिरोज जो है उसे जगह देते हैं रहने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जब हत्या अलाउद्दीन कर देंगे तो अलाउद्दीन से बहुत नाराज रहेंगे मंगोल के लोग,
क्योंकि जलालुद्दीन ने मंगोलों को भारत में बसाया था ना, और मंगोलों के लड़ाई में भी हमेशा संधि और अच्छे संबंध रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक है जिसमें मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण होंगे, क्योंकि मंगोल नाराज है ना। और मंगोल ही नहीं नाराज हैं, ये जो 4000 लोग जो मंगोल से मुसलमान बने हैं, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। कौन से मुसलमान? नवीन। मंगोल जो मुस्लिम बन गए, उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। नवीन मुसलमान भी वो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत जलते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे मार दिया था जिन्होंने हमें जमीन देके यहां बसवाया था। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या से अलाउद्दीन खिलजी का विरोध मंगोल के द्वारा सर्वाधिक किया गया, मंगोलों के द्वारा भी, और नवीन मुसलमान बराबर, ये भी तो मंगोल ही हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ। अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान में काफी अभियान पर आगे बढ़ा, जैसे देवगिरी अभियान उसका प्रमुख था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी बात जो आपको जाननी चाहिए वो मैं वैसे बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम अली गुरसब था, और यह भतीजा व दामाद था किसका? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का। ठीक है। मानिकपुर कड़े का उसके सूबेदार नियुक्त किया गया, लेकिन धीरे धीरे सल्तनत की राजनीतिक गतिविधियों का वह केंद्र बनने लगा। अपनी जीतों से, बहादुरी से उसकी चर्चाएं खूब होने लगी। एक व्यक्ति है मलिक छज्जू, जान रहे हैं आप? मलिक छज्जू हार चुका है अलाउद्दीन से, बलबन का भतीजा था, और उसे अब माफ करके मुल्तान भेज दिया गया है। तो मलिक छज्जू ने अलाउद्दीन को समझाया कि देखो, सफल विद्रोह करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम्हें कल राजा बनना है, तुम्हारी चर्चा होने ही लगी है, तो अगर कल तुम्हें शासक बनना है तो तुम्हें धन बहुत चाहिए होगा। तो जो उसके मन में धन की थोड़ी बहुत लालच कम थी, उसको मलिक छज्जू ने और बढ़ा दिया। अब वो हो सकता है लूटपाट कम करता रहा हो, लेकिन अब लूटपाट ज्यादा करेगा। उसने कहा क्यों जरूरत पड़ती है? विद्रोह करने के लिए, और सफल विद्रोह करना है तो पैसा ज्यादा चाहिए। तो मलिक छज्जू के कहने पर कि धन की बहुत आवश्यकता होती है, पैसा इकट्ठा करने के लिए अलाउद्दीन ने भिलसा और देवगिरी नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया। भिलसा आक्रमण तो सुल्तान से अनुमति लेकर किया था। भिलसा पर आक्रमण मालवा राज्य में ये स्थित था, भिलसा, और वहां पर आक्रमण तो राजा साहब से पूछ के किया था। वहां ढेर सारी धन संपदा इकट्ठा की, जिसे दिल्ली ले आया, और जिसका एक भाग सुल्तान के पास भेज दिया। ठीक है। इतना प्रसन्न हुए सुल्तान कि भतीजा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो भतीजे को कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध का भी सूबेदार नियुक्त कर दिया गया कि लो, अब तुम और महत्वपूर्ण हो गए हो। और इस युद्ध से धन की लालसा, विजय की और धन की लालसा दोनों बढ़ गई। किसकी? अलाउद्दीन की। कि मतलब पैसा मिलेगा तो सूबेदारी भी बढ़ जाएगी। और छज्जू ने तो कहा ही था, कल अगर विद्रोह भी करना होगा तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो भाई अलाउद्दीन ने दक्षिण के देवगिरी राज्य की शक्ति और वैभव के बारे में खूब सुना था कि वहां बहुत पैसा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन से चंदेरी पर आक्रमण करने का अनुमति मांगी, और राजा साहब से लगभग 8000 चुने घुड़सवारों को बुलवाया। अनुमति मांगी थी चंदेरी की, और आक्रमण कहां कर देगा? दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां हुआ। इसके कुछ अपने व्यक्तिगत कारण भी हैं। गुजरात का शासक अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के देवगिरी ही भागा था,
और क्योंकि गुजरात के शासक हमीर देव को शरण देने वाले रामचंद्र देव ही हैं, तो ये इनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी कि तुमने हमारे दुश्मन को शरण क्यों दे दिया। कुछ और कारण है, कुछ और कारण है। जैसे हमीर देव की जो पत्नी थी, जिनका शायद कमला देवी कुछ ऐसे नाम था, वो अलाउद्दीन खिलजी की वो पत्नी बन जाती है और बहुत प्रिय पत्नी होती है। तो उन्होंने अपनी बेटी को पुनः वापस करने की इच्छा जाहिर की थी अलाउद्दीन खिलजी से। और उनकी बेटी और उनके पति कहाँ भाग गए थे? देवगिरी। तो कुछ लोग कहते हैं कि देवगिरी लूटने के लिए वो गया था, कुछ लोग कहते हैं कि हमीर देव को शरण देवगिरी के शासक ने दिया था इसलिए वो चला गया था, और कुछ लोग ने कहा कि हमीर देव की पत्नी, जो कि अब उसकी प्रिय पत्नी है अलाउद्दीन खिलजी, उसकी मांग पर अपनी पुत्री को पुनः वापस लाने के लिए वो गया था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन सत्य ये है कि देवगिरी पर उसने आक्रमण किया, और देवगिरी पर जब आक्रमण किया तो देवगिरी को ये जीता। रामचंद्र देव एक योग्य शासक था, ठीक है ना, लेकिन अचानक में आक्रमण हो जाने की वजह से वो धन संपदा अंदर व्यवस्थित नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात मजेदार ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अफवाह फैला दी कि देवगिरी पर आक्रमण दिल्ली से हो रहा है, और ये उसी अभियान की एक टुकड़ी मात्र है आगे वाली, और अभी तो हम इतने ही लोग आए हैं, अगर आप नहीं मांगे तो पीछे वाली टुकड़ी भी आ रही है, तो तब तो आपको संधि करनी ही पड़ेगी। इस अफवाह के कारण रामचंद्र देव इनसे संधि कर लेते हैं। समझ रहे हैं? रामचंद्र के देव के एक पुत्र हैं जिनका नाम है शायद शंकर देव। शंकर देव, हाँ, पुत्र शंकर देव हैं। वो ये सब सुनते हैं तो वापस आते हैं इनसे लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते में। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर छोड़ करके वापस आया था तो किसी को शासक बना के आया था ना, किसी ने किसी को शासक बना के आया होगा। तो शंकर देव से जब लड़ाई हो रही होती है तो अचानक से उसी शासक की सेना आ जाती है। तो शंकर देव को लगता है कि दिल्ली से सेना आ गई, तो शंकर देव भी भयभीत हो जाता है और संधि कर लेता है। तो कहा जाए तो एक अफवाह और सही अफवाह फैलाने का भी देवगिरी को जीतने में प्रमुख, कहेंगे ये एक ही टुकड़ी है, 8,000 आए हैं ना, पीछे जरूर ठीक 20,000 आ रहे हैं, तो तुम अगर हमसे नहीं माने, हाँ, तो ये एक्चुअली इसका मन क्या था? धन मन ले जाने का। तो ढेर सारे पैसे देने के लिए रामचंद्र देव तैयार हो गए और ये लेकर वापस जाने लगा। ये भी तैयार हो गया था, लेकिन बीच में शंकर देव आ जाते हैं, तो शंकर देव से थोड़ा सा युद्ध होता है, लेकिन तब भर में इसकी अपनी सेना पीछे से पहुंचती है, छोटी सी। उसको लगता है कि ये सही बोल रहा था कि दिल्ली वाली आ रही, और इसकी वजह से हाँ वो भी संधि कर लेता है। तो एक तरह से देवगिरी से बहुत सारा पैसा लूटा गया। और ये जो पैसा, हाँ, उसने कहा था, अलाउद्दीन ने यह अफवाह फैला दी थी कि उसकी सेना दिल्ली से आने वाली 20,000 की मुख्य सेना का अग्रगामी भाग है। यह सुनकर रामचंद्र देव संधि करने के लिए तैयार हो गया, जिसके अनुसार अलाउद्दीन धन लेकर वापस जाने पर सहमत हो गया। लेकिन इसी बीच रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव देवगिरी पहुंचा तथा अपने पिता की संधि के विरुद्ध अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने 1,000 घुड़सवारों को नसरत जलेसरी के नेतृत्व में किले की देखभाल के लिए छोड़कर अलाउद्दीन ने मुकाबला किया, लेकिन अलाउद्दीन हारने ही वाला था। तब भर में नसरत, जो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, नसरत जलेसरी, उनके नेतृत्व में बाकी 1,000 सैनिक भी आ जाते हैं। शंकरदेव डर जाता है और उसने भी संधि कर ली। उसने दिल्ली से आने वाली सेना समझकर भयभीत हो गया और संधि करने के लिए बाध्य हुआ। और पहली वाली संधि में तो कम पैसा मांगा था, दूसरी वाली संधि में तो और ज्यादा दबाव डाल करके पैसा लूटा। इतना पैसा लूटा, कहावत तो यह भी है कि रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया था। ठीक है, वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में दिल्ली को कहां जीत लिया गया? देवगिरी में जीत लिया गया।
दक्षिण के स्वर्ण ने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और जब ये सब कहानी जलालुद्दीन को पता लगी कि हमको बिना बताए इतना पैसा कैसे आ गया और ये भेज भी नहीं रहा है, तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है ना। कह रहे हैं जब अलाउद्दीन देवगिरी को लूट कर कड़ा मानिकपुर वापस लौट रहा था, उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में थे। हाँ, उसने अपने भतीजे के दक्कन के गुप्त अभियान और धन की प्राप्ति का समाचार मिला। ठीक है। तो उसने कहा कि चलो जाने दो, हम इनसे बाद में बात करेंगे, चलो दिल्ली। वो चाहता तो ग्वालियर में था तो बीच में ही रोक लेता इनको, लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, घर की बात है, बाहर बात करेंगे, अब ये लौट करके पैसा भेजता है कि नहीं ये देखते हैं। तो बिना बाधा के जो है अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। कुछ दिन बाद अलाउद्दीन ने अपने भाई अलमास बेग को कहा, अलमास बेग जिसको उलूग खां भी कहते हैं, हाँ इसकी उपाधि है, उसको फोन करके कहता है कि सुल्तान के दरबार में था, उसको पत्र लिखकर कहता है कि दक्षिण के अभियान के लिए सुल्तान से क्षमा मांगना और कहना कि हम पूरा धन देने को तैयार हैं, किंतु उसने शर्त रखी कि कड़ा मानिकपुर सुल्तान स्वयं आए और हम बहुत उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उन्हें पूरी धन संपदा दे देंगे, ये लेकर चले जाएं, हम बिना बताए आक्रमण करने गए थे, इसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा। तो अपनी तरफ से पहल की हुई है, तो उनको लगा कि शायद आदमी सही होगा ना, भतीजा ही तो है, दामाद भी है, विश्वास पे विश्वास है। तो भाई अलबास बेग ने जलालुद्दीन से निवेदन किया कि वह अकेले ही आकर अलाउद्दीन से मिलने जाए, क्योंकि सेना देखकर वो भयभीत हो जाएगा। तट पर जलालुद्दीन से मिलने आया और सुल्तान के पैरों में गिर गया और सुल्तान ने उसे प्रेम पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया तथा उसका हाथ पकड़कर नाव की तरफ बढ़ने लगा। तभी अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम ने सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान घायल होकर नाव की तरफ यह कहता हुआ भागा कि धोखेबाज अलाउद्दीन, यह तूने क्या किया। तत्पश्चात अलाउद्दीन के दूसरे सहयोगी इख्तियारुद्दीन ने सुल्तान का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार से दिल्ली के सुल्तान समाप्त हो गए और अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली पे आता है तो उसने जितने भी विरोधी थे सबकी हत्या करवा देगा, कुछ अपने मनचाहे लोगों को रखेगा। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात किया जाए तो उसकी उदारता उसके पतन का कारण बन गई। वह भूल गया था कि तलवार के दम पर सत्ता पाई है तो तलवार के दम पर ही बनाई जा सकती है। शासक का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, ये जलालुद्दीन खिलजी भूल गया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं, जैसे डॉक्टर एस लाल ने लिखा हुआ है कि राज मुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना कि खिलजी वंश के संस्थापक। राज मुकुट के लिए, राजा बनने के लिए कोई भी शायद इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना कि खिलजी वंश के संस्थापक मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कि राज मुकुट के लिए वो योग्य नहीं थे। इतना उदार होना राजमुकुट की योग्यता नहीं थी उस समय, तो कम से कम नहीं ही थी, आज भी नहीं है। आपको क्या लगता है, एक बड़ा सा साम्राज्य आप बना लीजिए और आप दिन भर पूजा पाठ में लगे रहिए, लोगों को आपका भय ना हो, गलती करने पे आप सजा न दें। कई बार लोग कहते हैं कि अरे 1,000 रुपये तो ले रहे ने, इस तरह से थोड़ी मारे कराने। 1,000 रुपये में अगर छोड़ दिया जाए तो कल एक 10,000 रुपया भी तो लेके भागेगा आदमी, फिर 1,00,000 लेके भागेगा, और तुम वही बंगाल भेज रहे हो चोरों को। तो भय बिन होए न प्रीत वाली जो हाल है कि मतलब डर का होना आवश्यक है, इसलिए जिससे गलतियां रोकी जा सके। और शासक जब जब उदार या कमजोर हो जाएगा, देखिए अशोक ने त्याग दिया था लड़ाई, लेकिन अशोक ने एक घोषणा भी की थी कि मैं वही अशोक हूं, कलिंग भूल मत जाना, मैं उदार बन गया हूं बस।
तो लोग अशोक के समय डरते थे कि कहीं गुस्सा आ जाए फिर तलवार न उठा ले। लेकिन अशोक ने जो धम्म की नीति बना दी, उस धम्म की नीति के बाद जो बाकी लोग आए तो वो तो अशोक नहीं थे ना, लोग अशोक से डरते थे ना, अशोक के वंशजों से थोड़ी। तो इसीलिए भय होना कहीं ना कहीं एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरी है। तभी तो एस लाल कह रहे हैं कि शायद ही कोई इतना अयोग्य ठहरा हो जितना कि खुद खिलजी वंश का संस्थापक, उसकी उदारता ही। हाँ, जलालुद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसकी उदारता को शासन की आधारशिला को बनाने का प्रयत्न किया। पहला शासक जिसने कहा कि शासन उदारता से चलाएंगे। चला था क्या ऐसा? नहीं चला, इनका भी नहीं चला, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाएंगे? शासक बन जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी शासक बनेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे कैसे इन्होंने जो है शासन सत्ता को चलाया। और अलाउद्दीन खिलजी का समय इसलिए बहुत ज़रूरी है ना कि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी साम्राज्य के एक बहुत बड़े सुधार का कारण बने। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है। बाजार का सुधार किए, ये निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ चीज़ों में बहुत खराब है, लेकिन बहुत सारे सुधार भी ये ले आते हैं। और इसी यहाँ तक कि ये तय कर देते हैं कि ये वाला सामान कितने का बिकेगा, और अगर इससे ज़्यादा का बेचे तो अलाउद्दीन खिलजी मरवा देता था। एक एक चीज़ का व्यक्ति था, सहाने मंडी था, मतलब हर एक चीज़ को क्या कर दिया था? दीवाने मुस्त खराज, कृषि, वो कृषि कर जो है ना, मुस्त खराजा। तो भूमि पर कितना कर लगेगा? दोआब पे ज़्यादा कर क्यों लगेगा? क्योंकि दोआब में ज़्यादा उत्पादन होता है। हर एक चीज़ को बड़ा व्यवस्थित करेंगे, और इसी को हम कहते हैं खिलजी की सुधार नीति। बट हम लोग कल अलाउद्दीन खिलजी पर बात करेंगे। आज हम लोग जलालुद्दीन खिलजी और कुछ अलाउद्दीन खिलजी की चर्चाएं कर चुके हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको अब कनेक्टिविटी अच्छी लगेगी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल मुलाकात होगी।